नमस्कार, डीबीएन टीवी की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज इस बुलेटिन में बात होगी जनगणना को लेकर केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन की। देखेंगे कैसे योगी केशव के बीच सियासी बैलेंस बनाने के साथ अमित शाह साध गए यूपी का जातीय समीकरण। जानेंगे पीएम मोदी ने कैसे चला बड़ा इंटरनेशनल दांव। जानेंगे ये भी कि आसिम मुनीर कहां हो गए हैं लापता। और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे कि अमेरिका ने क्यों बचा ली ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की जान। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। अमरोहा की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, ताश के पत्तों की तरह बिखरी इमारत, 4 महिलाओं की गई जान। ईरान का इजराइल पर सबसे बड़ा अटैक, 8 की मौत। इजराइल ने रक्षा मंत्रालय के बाद अब विदेश मंत्रालय को बनाया निशाना। कोरोना से लगातार दूसरे दिन 10 से ज्यादा मौतें, जबलपुर में डिलीवरी के बाद महिला की गई जान। दिल्ली में अवैध झुग्गियों पर चला डीडीए का बुलडोजर, अशोक बिहार में 4 दिन तक चलेगा एक्शन। बिहार के सारण में दर्दनाक हादसा, सवारियों से भरी पिकअप पलटी, 5 की मौत और 15 घायल। मशहूर हरियाणवी मॉडल शीतल की हत्या, बदमाशों ने गला रेत कर बेरहमी से किया कत्ल। अहमदाबाद के प्लेन क्रैश के बाद फिल्म मेकर हुए गायब, लास्ट लोकेशन सिर्फ 700 मीटर दूर। अमित शाह ने योगी के सामने केशव मौर्य को कहा मित्र, तो होने लगी चर्चा। अखिलेश यादव ने कसा तंज तो बीजेपी ने किया पलटवार। कोलकाता के खीदरपुर में बाजार में लगी भीषण आग, 400 दुकानें जलकर हुई राख। डीएसपी की पत्नी ने सरकारी गाड़ी के बोनट पर बैठकर काटा केक, वीडियो देख भड़के लोग, हो रही कार्यवाही की मांग। साइप्रस ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से किया सम्मानित, अब तक 21 देश कर चुके हैं सम्मानित। वहीं ये तो थी आज की हेडलाइंस। अब चलिए बात कर लेते हैं बड़ी खबरों की। जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। जनगणना की ये प्रक्रिया 1 मार्च साल 2027 तक पूरी हो जाएगी, जबकि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जनगणना पूरी होने की तिथि 1 अक्टूबर 2026 रहेगी। जनगणना के साथ ही इस बार जाति की जनगणना भी करवाई जाएगी, जिसका सरकार ने कुछ वक्त पहले ही ऐलान किया था। जातियों की गणना के साथ साथ जनगणना 2027 को 2 चरणों में करने का निर्णय लिया गया है। जनगणना 2027 के लिए संदर्भ तिथि मार्च 2027 के प्रथम दिन होगी, यानी 1 मार्च 2027 तक जनगणना का काम पूरा कर लिया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड राज्यों के बर्फीले क्षेत्रों के लिए जनगणना पूरी करने की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर 2026 रहेगी। जनगणना का अंतिम चरण फरवरी 2027 से शुरू होकर 1 मार्च 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के साथ ही अब अलग अलग एजेंसियां अपना काम करना शुरू कर देंगी। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया में स्टाफ को ट्रेनिंग देना, लोगों के घर जाकर आंकड़े इकट्ठा करना, फॉर्मेट बनाना, स्टाफ निर्धारित करना, ये सब शामिल है। जनगणना का आखिरी चरण 1 मार्च साल 2027 तक पूरा हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक पूरी प्रक्रिया डिजिटल तरीके से संपन्न कराई जाएगी। भारत में हर 10 साल में एक बार जनगणना कराई जाती है। इसका मकसद देश की आबादी, सामाजिक और आर्थिक स्थिति और दूसरी जरूरी जानकारियां इकट्ठा करना होता है, ताकि सरकार नीतियां बनाने और योजनाएं तय करने में सही फैसले ले सके। जनगणना कराने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के तहत आने वाले पंजीयक, सामान्य और जनगणना आयुक्त कार्यालय की होती है। इस काम में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। वे हर घर जाकर लोगों से जानकारी इकट्ठी करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पहली बार रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक मंच पर एक साथ सार्वजनिक रूप से नजर आए।
लखनऊ में रविवार को यूपी पुलिस भर्ती के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने आए अमित शाह ने सीएम योगी के कामों की तारीफ की। बता दें तो इसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को अपना मित्र बताकर दोनों नेताओं के बीच बेहतर सियासी तालमेल का संदेश देने के साथ साथ सूबे के जातीय समीकरण को भी साधने की कवायद करने की नजर आए हैं। अमित शाह और सीएम योगी एक मंच पर साथ ही नहीं बल्कि दोनों के बीच बेहतर केमिस्ट्री भी दिखी। शाह योगी ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। सीएम योगी ने अपने भाषण के दौरान 9 बार गृह मंत्री का नाम का जिक्र किया, तो वहीं अमित शाह ने भी केंद्रीय योजनाओं को सही मायने में जमीन पर उतारने का श्रेय योगी आदित्यनाथ को दिया। इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य को अमित शाह ने अपना मित्र बताकर संबोधन किया। इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को लखनऊ के वृंदावन योजना सेक्टर 18 स्थित डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में 6,244 नवनियुक्त पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। अमित शाह ने सीएम योगी आदित्यनाथ की पारदर्शी और समावेशी भर्ती प्रक्रिया के लिए जमकर सराहना की, तो वहीं अखिलेश सरकार के दौरान हुई भर्ती के बहाने निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पुलिस ने न केवल भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और योग्यता आधारित बनाया, बल्कि हर जाति, जिले और तहसील के युवाओं को अवसर प्रदान कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अमित शाह ने सपा सरकार के दौरान पुलिस भर्ती में हुई धांधली पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव को घेरा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में भर्ती के लिए पर्ची भेजी जाती थी, जाति विशेष को तरजीह दी जाती थी, लेकिन मेरे सामने बैठे ये सभी अभ्यर्थियों को मैं हिम्मत के साथ कहता हूं कि किसी को एक पाई की रिश्वत नहीं देनी पड़ी। इन नियुक्तियों में ना खर्ची, ना पर्ची, ना सिफारिश, ना ही जाति के आधार पर कोई भेदभाव हुआ, बल्कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और योग्यता के आधार पर संपन्न हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस पहुंचे हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार और यूपीआई समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री की ये यात्रा तुर्की की चिंता बढ़ा सकती है। खास बात है कि भारत की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के समय तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। पिछले 2 दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस की ये पहली यात्रा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और साइप्रस के बीच द्विपक्षीय व्यापार हाल के वर्षों में उतार चढ़ाव के बीच स्थिर रहा है और अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के लिए ये 13,696 करोड़ अमेरिकी डॉलर था। पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा को तुर्की और पाकिस्तान के मजबूत होते रिश्ते के जवाब में उठाए गए कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि इसे लेकर सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार साइप्रस और तुर्की में लंबे समय से संघर्ष जारी है और इसकी शुरुआत 1974 में तुर्की के आक्रमण और द्वीप के बंटवारे से हुई है। साइप्रस के पास यूरोपीय संघ की सदस्यता है, जबकि तुर्की सिर्फ TRNC यानी टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस को मान्यता देता है। अब कहा यह जा रहा है कि साइप्रस जाना और संभावित रूप से बफर जोन की यात्रा करना भारत की तरफ से संदेश है कि वो तुर्की के विस्तारवाद के खिलाफ साइप्रस के साथ है। ये फैसला पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग थलग करने की भारत की रणनीति का समर्थन करता है। साइप्रस ने कश्मीर आतंकवाद और UNSC सुधारों को लेकर भी भारत का समर्थन किया है। 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की साइप्रस ने निंदा की थी। साथ ही कहा था कि इस मुद्दे को यूरोपीय संघ स्तर तक उठाया जाएगा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर इन दिनों कहां हैं? पिछले दिनों खबर आई थी कि मुनीर अमेरिकी सेना के स्थापना दिवस शामिल होने के लिए जाने वाले हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने ये साफ कर दिया है कि आर्मी डे परेड कार्यक्रम में किसी भी विदेशी मेहमान को आमंत्रित नहीं किया गया था। वहीं दूसरी ओर इमरान खान के समर्थकों का दावा है कि आसिम मुनीर अमेरिका में ही है, बस सामने नहीं आ रहे हैं। अमेरिका के वाशिंगटन DC स्थित पाकिस्तानी दूतावास के बाहर रविवार को सैकड़ों पाकिस्तानी प्रवासी प्रदर्शनकारियों ने जुटकर मुनीर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनमें से कई लोग अलग अलग राज्यों से कार और विमान के जरिए पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सेना प्रमुख लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं और इमरान खान को झूठे केस में जेल में डाला गया है।
प्रदर्शनकारियों ने आसिम मुनीर के खिलाफ पोस्टर, बैनर और तख्तियां लहराई। एक डिजिटल बैन भी दूतावास के बाहर खड़ी दिखी, जिसमें आसिम मुनीर के वीडियो और फोटो लगाए गए थे। इसमें उन्हें इस्लामाबाद का कसाई बताया गया। एक फ्लायर में लिखा था कि जनरल आसिम मुनीर संविधान के उल्लंघनकर्ता, जनादेश के अपहरणकर्ता और मानव अधिकारों के दुश्मन। और एक जहां पर वॉशिंगटन में पीटीआई समर्थक आसिम मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में जनरल मुनीर के समर्थन में डिजिटल बिलबोर्ड्स दिखाई दिए, जो कि काफी बड़ी बात है। इससे अटकलों को और हवा मिली कि वे वास्तव में अमेरिका में हैं, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर हैं। प्रदर्शनकारी प्रवासी पाकिस्तानी ये मानते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी और उनकी पार्टी पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई सेना और शहबाज शरीफ सरकार की मिलीभगत का नतीजा है। उनका दावा है कि साल 2024 के आम चुनाव में जनता का स्पष्ट जनादेश इमरान खान के पक्ष में था, लेकिन उन्होंने उन्हें जेल में डलवा दिया। इजराइल और ईरान के बीच अब जंग तेज हो चुकी है और दोनों देश एक दूसरे पर भीषण हवाई हमले कर रहे हैं। इजराइल ने टारगेट अटैक करते हुए ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडरों समेत कई परमाणु वैज्ञानिकों को मौत के घाट उतार दिया है। यही नहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई भी इजराइल के निशाने पर थे, लेकिन आखिरी वक्त में अमेरिका के वीटो के बाद उनकी हत्या का प्लान टाल दिया गया। अगर इजराइल खामेनेई को मार देता तो पूरी जंग असर और इस दुनिया पर पड़ सकता था। इजराइल के हमले में ईरान की परमाणु साइट्स, ऑयल डिपो और कई अहम इलाके पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। ईरान में 400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि जवाबी कार्रवाई में इजराइल को काफी कम नुकसान हुआ। लेकिन खामेनेई को निशाना बनाकर इजराइल विध्वंसक कदम उठा सकता था, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दखल के बाद रोका गया है। अमेरिका का साफ मानना है कि अब तक ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिकी ठिकानों या किसी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाया। ऐसे में ईरान के राजनीतिक नेतृत्व को टारगेट करना जंग को भड़काने जैसा होगा। इसके अलावा अमेरिका ने खामेनेई की जान लेने की प्लानिंग पर वीटो इसीलिए भी लगाया क्योंकि इससे पूरे मिडिल ईस्ट में बड़े पैमाने पर युद्ध भड़क सकता था। इसका नुकसान अमेरिका को भी उठाना पड़ता, क्योंकि कई खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। वहीं खामेनेई की जान लेने के बाद ईरान की तरफ से भीषण जवाबी कार्यवाही की आशंका थी, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल, अमेरिकी ठिकानों और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाए जाने का खतरा पैदा हो सकता था। अमेरिका अब भी ईरान के साथ परमाणु समझौते को फिर से जीवित करने की उम्मीद रखता है, जैसा कि ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिया है। आपको बताते चले कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की जान लेना इस संभावना को पूरी तरह से खत्म कर सकती थी। ईरान पर भले ही परमाणु अप्रसार संधि को तोड़ने के आरोप लगे हों, लेकिन ट्रंप सैन्य दबाव के बजाय कूटनीतिक रास्ता तलाशने पर जोर दे रहे हैं। अब इसके अलावा खामेनेई की जान लेने से रूस और चीन, जो ईरान के समर्थक हैं, इनके साथ तनाव बढ़ सकता था। अमेरिका नहीं चाहता कि यह संघर्ष एक बड़े भू-राजनीतिक टकराव में बदल जाए, जिससे रूस और चीन की सीधी दखल शामिल हो। वहीं आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए DBN TV न्यूज के साथ।